नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन। कल औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 संसद के दोनों सदनों से हुआ पास। सरकार ने कहा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर हुई चर्चा का दिया जवाब। बोले देश में महिलाओं और पुरुषों को होगा समान वेतन पाने का अधिकार। 1 वर्ष तक काम लेने के बाद कामगार को मिल सकेगी ग्रेच्युटी। बजट में उठाए गए कदम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति हमारे संकल्प को करते हैं साबित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में संबोधन। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर हुई चर्चा का दिया जवाब। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में व्यय कटौती के विपक्ष के आरोपों का किया खंडन। कहा डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी गई 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। गड़बड़ियों को रोककर की 4.31 लाख करोड़ रुपए की बचत। देश की प्रशासनिक संरचना में होगा महत्वपूर्ण बदलाव। आज से बदल जाएगा पीएमओ का पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का करेंगे अनावरण। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय नए परिसर सेवा तीर्थ में ट्रांसफर होने से पहले प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की करेंगे विशेष बैठक। प्रधानमंत्री ने केरल से आए निर्वाचित बीजेपी पंचायत, नगर पालिका और निगम सदस्यों के साथ अपने आवास पर किया संवाद। कहा केरल की जनता एलडीएफ यूडीएफ से निराश। बीजेपी एनडीए से बढ़ रही हैं उम्मीदें। जनप्रतिनिधियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और समस्याओं के समाधान की अपील। उपराष्ट्रपति ने भी संसद भवन परिसर में मुलाकात कर किया मार्गदर्शन। और भारत ने नामीबिया को T20 वर्ल्ड कप में 93 रनों से हराया। 10वीं लगातार जीत दर्ज कर रचा इतिहास। ईशान हार्दिक की अर्धशतकीय पारियां। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। कल राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पे हुई चर्चा का जवाब दिया। वहीं औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पास हो गया। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज के लिस्टेड एजेंडे के बारे में। आज लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसका प्रबंधन और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यकरण पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी मंत्रालय के अनुदान की मांगों 2019-20 पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इसके तहत आज केरल राज्य में रेल संचालन में सुधार संबंधी उपाय, महाराष्ट्र राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्गों के संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित उपाय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संशोधनों के माध्यम से झूठी गवाही संबंधी कार्यवाही को सरल बनाकर अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के उपाय से जुड़ा संकल्प पेश करेंगे। राज्यसभा में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसका प्रबंधन और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यकरण पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के काम के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच का समय तय है। आज गैर सरकारी सदस्य स्वास्थ्य, साइबर अपराध, सैनिकों की सुरक्षा और कल्याण और वायु प्रदूषण से बचाव से संबंधित संकल्प उपस्थित करेंगे। लोकसभा में कल औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पास कर दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में ये विधेयक पेश किया। 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को 28 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट ने पारित करा था। ये जब कोड पारित करा उसके पहले
the Trade Union Act 1926, the Industrial Employment Act 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 3 एक्ट पुराने थे, ये तीनों को समाहित करके एक नया कोड लाया गया। ये जब कोड आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जब सरकार ने लागू करा तो केवल एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन के लिए मैं इस सदन में आया हूँ कि जब नया कोड लागू होता है तो ये तीनों एक्ट रिपील करने का सरकार को अधिकार देता था और सरकार ने ऑलरेडी रिपील भी कर दिया। लेकिन ये एक्ट में शामिल हो जाए इस उद्देश्य के साथ एक छोटा सा अमेंडमेंट था, ये एक एक्ट का भी पार्ट बन जाए। रिपील ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है, लेकिन एक्ट में भी ये प्रावधान से क्लेरिफिकेशन आ जाए, इस उद्देश्य के साथ छोटा सा अमेंडमेंट लेके आया हूँ। मैं सदन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अमेंडमेंट को स्वीकार करें और पारित करें। और इसके बाद सदन में विधेयक पर चर्चा हुई। ये विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता से जुड़े कानूनों में बदलाव की निरंतरता को भविष्य में होने वाली गैर जरूरी जटिलताओं से बचने के उपाय करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बारे में यहां जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 भारत की संसद के दोनों सदनों में पास हुआ और सितंबर 2020 में इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली। यह कोड अभी मौजूद 3 एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को बदलकर उसको रद्द करके और उसको मिलाकर समेकित तैयार किया गया है, जिसमें देश के मजदूरों का हित होगा। कंपनियों को नए आईआर कोड 2020 के बारे में जानना चाहिए। इस कोड का मकसद प्रोग्रेसिव लेबर रिफॉर्म्स को लागू करके कर्मचारियों और मालिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बिजनेस करने में आसानी लाना है। और सदन में हुई चर्चा के बाद श्रम और रोजगार मंत्री ने सदस्यों की आशंकाओं का जवाब दिया। मैं आपको देश में हमारा प्रयास से, मोदी जी का प्रयास से देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हुई। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2017-18 में 52% था, वो बढ़ के 58% हुआ है। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, यानी कि वो अपना व्यवसाय करे, कामकाज करे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, छोटी इंडस्ट्रीज लगाए और अपना अर्थोपार्जन कर सके, वो दिशा में भी अच्छा काम हुआ है। मैं आपके ध्यान में यहाँ एक अच्छा चर्चा निकली थी तो मैं बता दूं, कैजुअल लेबर, जो छोटे छोटे कम सैलरी वाले लोग जिसको शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ये इससे कैजुअल लेबर जैसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, उसको अच्छी जॉब मिलने लगी, अच्छा काम मिलने लगा, तो फिगर ऐसा कहता है कि 2017-18 में कैजुअल लेबर का शेयर 24% था, वो कम होकर 19% हुआ। यानी कि 5% लोग जो कैजुअल लेबर थे उससे अप हुए और उसको सारा काम मिला, क्वालिटी वर्क में वो लगे। देश की उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के परिणाम है। हम सब लोगों को गौरव महसूस करना चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट, मैं आपके सामने चेयरमैन सर ये डेटा रखना चाहूँगा। यहाँ बात हुई, नौकरी कहा, काम कहा, रोजगारी कहा। 1935 में रिजर्व बैंक बनी थी। ये हमारी सरकार के समय में नहीं, आपकी सरकार के समय में भी थी। 1980 या तो 1985 में एक कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल्स और सर्विस, उसको एक इकट्ठा करके आरबीआई एक सर्वे करती थी, उसको क्लेम डेटा कहते थे। और ये हमारे समय में सर्वे हुआ ऐसा नहीं, आपकी सरकार में भी क्लेम डेटा का सर्वे होता था। और क्लेम डेटा ऐसा बताता है, उनका 2003-4 का सर्वे ऐसा था जिसमें देश में 44 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, एम्प्लॉइज थे, और उसका
14-15 में वो बढ़ के 3-4 में 44 करोड़, 14-15 में बराबर सुनना 47 करोड़, यानी कि केवल 3 करोड़ 10 साल में 3 करोड़ लोगों को जॉब मिली, 3 करोड़ लोगों को काम मिला। मुझे बताते हुए खुशी है चेयरमैन साहब, कान खोल के सुन लेना, 2023-24 का क्लेम डेटा का रिजर्व बैंक का सर्वे आया, उन्होंने कहा कि 64 करोड़ लोग काम काज में है, जॉब मिली है। उसका मतलब यह हुआ कि एक दशक में 17 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला देश भारत है, और ये सरकार एनडीए की सरकार का नेता नरेंद्र मोदी है। राज्यसभा ने औद्योगिक संबंधित संहिता संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। इसके साथ इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। इससे पहले लोकसभा ने इसे मंजूरी दी थी। इस विधेयक के जरिए 2020 में संसद में पारित औद्योगिक संबंधित संहिता में संशोधन का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 4 दिन केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा का कल जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बजट में एमएसएमई के लिए समर्थन पर जोर दिया। बजट में एमएसएमई विकास कोष के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश भर में 200 पुराने औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन कदमों का सीधा असर रोजगार सृजन और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा क्षेत्र के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक स्तर पर 10% हिस्सेदारी को हासिल करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। Is designed to lock in these gains, convert these macroeconomic stability factors into long-term productive capacities, and to extend this growth trajectory into the coming decade as well. So in this, Atmanirbharta is an important element, and that principle of Atmanirbharta will be kept in mind in everything that we plan for the economy. We have built domestic manufacturing capacity, and that is very obvious. And energy security is also something which we've kept in our minds while preparing the budget. So we have also ensured that citizens also become Atmanirbhar in their own spheres of life. So ease of living, when we say that we have taken measures for ease of living, when we support employment generation, when we improve agricultural productivity, and when we increase the household's purchasing power, these are all conscious steps taken by us, resulting in these aspects of our life, and therefore all services will have to be available for all citizens so that they are able to chalk their own course. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सेवा क्षेत्र के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। इसमें फार्मा, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। So, if the budget is looking at services sector, we are also emphasizing on manufacturing sector. We will scale up manufacturing in 10 key areas. So, manufacturing being given priority will be shown in the way in which these 10 sectors find a place in the budget and also have a clean plan for this year, for the next 5 years, and leading up to 2047. So what are those sectors? Biopharma. Launch of Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores to make India a hub of biological medicines and biosimilars. Second, semiconductors. Launch of India Semiconductor Mission 2.0, the second edition, to produce equipment, materials, and design Indian IP. The Electronics Components Manufacturing Scheme has an outlay, and it has been increased to 40,000 crores. So that's the second, sir. The third, rare earths. Establishment of rare earth corridors in mineral-rich states like Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu for mining, processing, and manufacturing critical minerals.
That's a third, sir. The fourth, a new scheme to set up 3 dedicated chemical parks to enhance domestic production and reduce imports. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन का प्रस्ताव है। Heal in India is something which we announced several budgets ago, and we continue to build on that. Now 26-27 budget strengthens the entire health value chain. Healthcare infrastructure is being improved. NIMHANS is a very reputed institution in Bengaluru. We want to build one such an institution somewhere in the north. And whichever state wants to bid again can aspire to have it. Other than that, the institution which exists in Ranchi will be upgraded. Other than that, the institution which exists in Tezpur, both of them will be made regional apex centers. So we are improving on the infrastructure. Also, we are expanding by 50% the emergency and trauma care capacity in the district hospital level all over India. For the district hospital, emergency and trauma care is being improved by 50%. Also, sir, the workforce pipeline will be expanded decisively because 1 lakh additional allied health professionals for the next 5 years will be created, and they will be serving within India or find jobs anywhere else as well, but they will be qualified. 4, a care system, a care ecosystem is also being carefully nurtured. 1.5 lakh caregivers for elderly, for wellness, and for medical device operations are being readied. This year itself, they will be available as skilled caregivers. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मजबूत जीडीपी वृद्धि और ऐतिहासिक रूप से कम महंगाई का दौर कोई संयोग या तुक्का नहीं है। उन्होंने इसे सरकार की बारीक योजना, अथक प्रयास और समयबद्ध कार्रवाई का नतीजा बताया। In India today, inflation has been tamed, anchored due to stability and the steps taken by the government. Retail inflation has actually been on a downward trajectory. From 6.7% in FY23, it has come to 1.7% in FY26. I want to highlight the fact that there will be a new CPI basket and announcement being made by the MOSPI soon. That will be updated. Consumer price index will be determined on that based on a new base year. But in the current series, based on that 2012 base year, sir, which on the basis of which data has been released from January 2015, clear 10 years. In this data cycle of the CPI, the inflation has never been lower than this. 2011-12 base year, उसमें 2012 का नंबर को 100 मानते हुए, if you go on calculating after that, 2015 से वो डेटा भी बाहर आ रही है। 2015 से लेकर 25 तक इससे कम कभी इन्फ्लेशन नहीं हुआ करता था। It was never low as much as it is today. So people who are saying high inflation, it's hurting people, kindly look at the data. पिछले 5 दशकों से केंद्र सरकार का अहम निर्णय का केंद्र रहे साउथ ब्लॉक से आज पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का संचालन समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में साउथ ब्लॉक में होने वाली अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद पीएमओ को नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बने एक प्रशासनिक भवन सेवा तीर्थ का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ परिसर के नाम का अनावरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। इसके बाद वो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। लगभग 6 बजे
प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये नया परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का कार्यालय भी स्थापित किया गया है। यहाँ आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित सेवा तीर्थ में डिजिटल रूप से जुड़े कार्यालय, जनसंपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत रिसेप्शन जैसी व्यवस्थाएं हैं। इमारत को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है और कर्मचारियों की सुविधा और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का कहना है कि नए परिसर में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे प्रशासन अधिक कुशल, सुलभ और पारदर्शी बनेगा। पुराने साउथ ब्लॉक से अलग ये नया परिसर आधुनिक भारत की प्रशासनिक संरचना की नई पहचान के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अपने सरकारी आवास पर केरल बीजेपी के पंचायत, नगरपालिका और विभिन्न निगमों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये सभी प्रतिनिधि विशेष ट्रेन से केरल से दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पार्षदों और अन्य स्थानीय निकाय सदस्यों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों से सीधे बातचीत की और केरल में चल रहे विकास कार्यों और संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बीजेपी का जनसंपर्क और मजबूत करने, सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उपायों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की जनता LDF और UDF की राजनीति से निराश हो चुकी है और उनकी उम्मीदें अब बीजेपी NDA की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा है। जनता के बीच सक्रिय रहकर रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान उन्हें सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री ने केरल में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ परिश्रम के कारण ही पार्टी को राज्य में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में ये बात भी कही। साथ ही विश्वास जताया कि आने वाले समय में केरल में बीजेपी का संगठन और ज्यादा विस्तार करेगा। केरल बीजेपी के पंचायत, नगरपालिका और विभिन्न निगमों के सदस्यों ने कल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। ये भेंट संसद भवन परिसर में हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, उनका मार्गदर्शन भी किया। बात क्रिकेट की। भारत ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में नामीबिया को 93 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 209 रन बनाए। 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। लॉरेंस स्टीनकैम्प ने सर्वाधिक 29 रन बनाए, जबकि जॉन फ्रिलिंग ने 22 रन जोड़े। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट की सफलता मिली। अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह ने भी 1-1 विकेट हासिल किया। भारत ने 93 रन से ये मैच जीता। T20 वर्ल्ड कप में भारत की रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास ट्रस्ट के सहयोग से पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में एक सांस्कृतिक संध्या का गुरुवार को आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेपाल स्थित ICCR के शिक्षकों और छात्रों के साथ ही नेपाल के कलाकारों ने विभिन्न गतिविधियां भी पेश की। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी कार्यक्रम से जुड़ी झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।